सभी को नमस्कार। डॉक्टर संदीप काले जी और सोनिया जोशी जी और यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, मोस्टली मुझे लगता है सभी शिक्षक होंगे ना, विद्यार्थी तो नहीं है इसमें। Uh, Hello, sir. I'm जी Jayasri Satre from Trinity College of Engineering and Research. जी Sir, जी। few students are also there. ओके ओके। तो जयश्री जी, मैं अपना वक्तव्य शुरू कर रहा हूँ। तो हम लोग यदि सनातन परंपरा से देखते हैं और आधुनिक शिक्षा में देखते हैं, तो दोनों जगह देखने पर हमको ऐसा पता लगता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में तीन धाराएं जो हैं वो बनी रही हैं। एक धारा है जिसको हम लोग ज्ञान की धारा कहते हैं, दूसरी धारा है जिसको हम लोग विवेक की धारा कहते हैं, और तीसरा है जिसको विज्ञान की धारा बोल रहे हैं। ज्ञान की धारा को यदि हम वैदिक परंपरा में देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है उसमें ज्ञान की बात आई है, और जो यजुर्वेद और सामवेद हैं उसमें उपासना के रूप में विवेक की बात आई है, और जो अथर्ववेद है उसमें विज्ञान की चर्चा आई है। इन्हीं के आधार पे यदि हम इंडियन सिविलाइजेशन को देखते हैं तो इसमें इन तीनों धाराओं का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जो ज्ञान की धारा है उससे बहुत सारी फिलॉसफीज़ निकली हैं, बेसिकली जिनको हम लोग इंडियन फिलॉसफीज़ कह रहे हैं, जिसमें षट दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। इसके अलावा कुछ उपदर्शन है जिनको हम लोग तंत्र, ज्योतिष, गणित, चारवाक बोलते हैं। और फिर जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जो वैदिक परंपरा से नहीं है लेकिन ज्ञान की धारा के रूप में भारतीय परंपरा में देखने को मिलते हैं। इसमें जिन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है उसमें मूल मुद्दा एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। दूसरी जो धारा है जिसको हम लोग विवेक की धारा कहते हैं, विवेक की धारा का मतलब है जब भी ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी या वैदिक परंपरा में जिसका हम लोगों को वैदिक परंपरा में जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे जंगल युग से जब ग्राम युग तक आए तो हमने संबंधों को पहचानना प्रारंभ किया और परिवार रूपी संस्था का गठन हुआ, और परिवार रूपी संस्था में जीने की जीवन शैली या विधि विकसित हुई जिसमें संबंधों की पहचान है, संबंधों को निर्वाह करने की एक परंपरा है, जिसमें संबंधों में कर्तव्य और दायित्व की भावनाएं हैं या जिम्मेदारियां हैं, और उसके साथ साथ परस्पर अपेक्षाओं को पूरा करने के अर्थ में विवेक को हमने समझने का प्रयास भारतीय सनातन परंपरा में किया। समय समय पे उसमें कुछ सुधार भी होते रहे हैं, कुछ सुधारवादी आंदोलन रहे हैं जिन्होंने परिवार व्यवस्था में सुधार की बात की है। यदि हम धारा के रूप में देखते हैं तो ये धाराएं हमको दिखती हैं। तीसरी जो धारा है जिसको हम लोग विज्ञान की धारा कहते हैं, और विज्ञान अथर्ववेद से या अथर्ववेद के पूर्व में भी विज्ञान का कुछ उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो विज्ञान का प्रयोग उत्पादन प्रणालियों के साथ शुरू हो गया था। तो उत्पादन प्रणाली के साथ साथ धीरे धीरे जो आधुनिक विज्ञान है, यहाँ तक कि कुछ एक यात्राएं शुरू हुई हैं जिसमें हम लोग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से लेके फिर बड़े बड़े उद्योगों तक
विज्ञान जो है विकसित हुआ, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में उसका प्रयोग हम लोग अपनी परंपरा में देखते हैं। मैं इस बात का उल्लेख यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा है, जिसमें हम लोग टैक्सोनॉमी का उपयोग करते हैं और मूल रूप से एजुकेशन में ब्लूम का टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं, और ब्लूम ने भी नॉलेज को 3 प्रकार से व्याख्यायित किया है, जिसमें पहला डोमेन है जिसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा जो डोमेन है जिसको हम लोग बिहेवियरल डोमेन कह रहे हैं, और तीसरा साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन का जो संबंध है वो साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में है, और इस प्रकार से उन्होंने पूरे एकेडमिक्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। तो मैंने ये कहा कि जो सनातन परंपरा है, और सनातन परंपरा के साथ साथ जो आधुनिक जो एकेडमिक्स है, जो मॉडर्न एकेडमिक्स है, उसमें भी वही 3 धाराएं देखने को मिलती हैं। अब यदि आदमी के जीने को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो आदमी के जीने में भी यही 3 आयाम हैं। आदमी मूल रूप से 3 क्षेत्रों में जी रहा है। एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं, दूसरा क्षेत्र है जिसको सामाजिक क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा क्षेत्र है जिसको व्यवसाय का क्षेत्र कहते हैं। इन तीनों क्षेत्रों के अलावा एक है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल क्षेत्र भी कहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र कहते हैं, या दूसरे भाषा में यदि बोलें तो एक्सपीरियंसल जो नॉलेज है उसका एक क्षेत्र है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन धीरे धीरे विकसित होती जाती है, और होते होते इन सभी क्षेत्रों में उसका जो ज्ञान है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो कभी बढ़ती है कभी घटती है, ऐसा हम लोग देखते हैं। इन्हीं को, ये जो 4 क्षेत्र हैं, इन्हीं को कहते हैं कि मानव के जीने के 4 आयाम हैं। एक आयाम है जिसको अनुभव का आयाम कहते हैं, जिसमें एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, और एक्सपीरियंशियल नॉलेज को ही हम लोग शिक्षा विधि से उसका लोग व्यापीकरण करने का प्रयास करते हैं जितना हम लोग समझ पाए हैं। दूसरा, ये जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, इसका एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, विवेचनाएं होती हैं, व्याख्याएं होती हैं, और उन विश्लेषण, विवेचना और व्याख्याओं से बहुत प्रकार की आइडियोलॉजीज निकलती हैं, फिलॉसफीज निकलती हैं, लॉजिक सिस्टम निकलता है, और इस तरीके से बौद्धिक आयाम जो है वो विचार के आयाम के रूप में मानव के जीने के आयाम से जुड़ता है। तो एक, मैंने ये कहा कि एक हिस्सा है जिसको एक्सपीरियंशियल नॉलेज कह रहे हैं, और दूसरा प्रकार का हिस्सा है जो एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करता है, उसको, उसकी विवेचना करता है, उसकी मीमांसा करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसको विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करता है, उनमें से कुछ तार्किक दृष्टिकोण से फिलॉसफीज का इंटरप्रिटेशंस करता है, और इस प्रकार से वैचारिक आयाम जो है मानव के जीने में दिखता है। तीसरा जो आयाम है जहाँ पर मानव जी रहा है वो सामाजिक क्षेत्र है, और जिसको हम लोग व्यवहार का आयाम बोलते हैं। मानव के जीने में सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो है वो व्यवहार का आयाम है, क्योंकि यदि हम किसी से पूछते हैं कि आप जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं, तो वो जीने को कहाँ देखता है? अपने संबंधों में ही देखता है। यदि संबंध में हार्मोनी होती है, परस्पर विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है, ममता होती है, प्रेम होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता होती है, या गौरव होता है, हमारे जो महापुरुष हैं उनके प्रति गौरव होता है, तो हम कहते हैं हम ठीक से जी पा रहे हैं।
और यदि संबंधों में विश्वास नहीं होता है, अविश्वास होता है, सम्मान नहीं होता है, असम्मान होता है, स्नेह नहीं होता है, उसकी जगह घृणा होती है या द्वेष होता है, विरोध होता है, तो हम कहते हैं हम जी नहीं पा रहे। तो जो जीने का सीधा संबंध है वो व्यवहार आयाम के साथ जुड़ता है। व्यवहार आयाम में जीने के लिए हमको वैचारिक रूप से स्पष्टता की जरूरत होती है। यदि वो परंपरा में वैचारिक स्पष्टता होती है तो जीने की प्रेरणा परंपरा से मिलती है, और यदि परंपरा में कन्फ्यूजन होता है, भ्रम होता है, तो मूल्यों का संकट पैदा होता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ कह रहे हैं। उसको लेकर यदि स्पष्टता नहीं होती है तो जिसको हम व्यवहार का आयाम या सामाजिक क्षेत्र कह रहे हैं, उसमें जीना ठीक से नहीं हो पाता है। ये जो व्यवहारिक आयाम है, इसमें हर व्यक्ति परिवार में जीता है या कहीं पर परिवार व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं तो भी वो रिलेशनशिप में तो जीता ही है। वो मित्र संबंध हो सकते हैं या अस्थिर वैवाहिक संबंध हो सकते हैं, टेम्परेरी मैरिज हो सकती है या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकती है। लेकिन जो जीने की जगह है वो व्यवहार है। आप चाहे टेम्परेरीली थोड़े समय के लिए किसी के साथ जीते हैं या आप पूरे संबंध जिंदगी भर के लिए संबंध पूर्वक जीते हैं, दोनों स्थिति में जीने के लिए आपको मूल्यों की समझ बहुत अनिवार्य और आवश्यक हो जाती है। यदि हमको संबंध की समझ नहीं है, संबंध में किन मूल्यों का निर्वाह होता है इसकी समझ नहीं है, संबंध की स्वीकृति के साथ कर्तव्य दायित्व का बोध होता है। जैसे मानव संतान पैदा होती है, पैदा होते साथ ही माता पिता में कर्तव्य दायित्व का बोध आ जाता है, और माता पिता में जो कर्तव्य दायित्व का बोध आता है वो जिंदगी भर उस कर्तव्य दायित्व को निर्वाह करते हैं, और कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हुए ही हर पेरेंट्स जो है वो सुखी होते हैं। यदि कर्तव्य दायित्व का निर्वाह नहीं होता है या नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में पेरेंट्स दुखी होते हैं। तो इसका मतलब है कर्तव्य दायित्व जो है बोझ नहीं है, कर्तव्य दायित्व निर्वाह करना जो है वो उत्सव ही है। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को संस्कारित कर पाते हैं, शिक्षा दीक्षा दे पाते हैं, उनके शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, उनमें स्वावलंबन को सुनिश्चित कर पाते हैं, तो हर माता पिता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उत्सव पूर्वक जीते हैं। यदि वो कर्तव्य दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाते हैं तब दुख होता है। इसका मतलब है कि जो व्यवहार का क्षेत्र है वो लायबिलिटी नहीं है, उत्सव है, इसलिए जीना उत्सव पूर्वक होता है। इसी को यदि हम देखते हैं तो जो संबंध है मूल रूप से परिवार में ही होते हैं संबंध, और फिर परिवार के बीच में जो संबंध होते हैं, और इस प्रकार से उनको हम सामाजिक संबंध कहते हैं। फिर समाज के बीच में संबंध होते हैं जो राष्ट्र तक सूत्रित होते हैं, उनको राष्ट्रीय संबंध बोलते हैं, और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं। तो इस प्रकार से फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, सोशल रिलेशनशिप, सोशल लाइफ, नेशनल रिलेशनशिप, नेशनल लाइफ, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल लाइफ। इस प्रकार से मानव में 5 प्रकार से हम जीने को समझ सकते हैं, इंडिविजुअल से लेके इंटरनेशनल लाइफ तक। इंडिविजुअल लाइफ का जो संबंध है वो वैचारिक आयाम तक है। वैचारिक आयाम में यदि उसको हर क्या और क्यों के उत्तर मिलते हैं, यानी क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसका उत्तर मिलता है, उसको अस्तित्व के बारे में पता लगता है। अस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसे है, प्रकृति क्या है, क्यों है, कैसे है, मानव क्या है, क्यों है, कैसे है, और जीवन क्या है, क्यों है, कैसे है। यदि इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वैचारिक आयाम में तृप्ति रहती है। वैचारिक आयाम में तृप्ति का रहना ही मानव में समाधान है। यदि वैचारिक आयाम में अतृप्ति रहती है तो मानव में समस्या रहती है। तो जो व्यक्तिगत जीवन है उसका संबंध केवल समाधान के साथ है। समाधान का मतलब है ज्ञान संपन्न हो जाना। ज्ञान संपन्न हो जाने का मतलब है अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान से संपन्न हो जाना। यदि इन तीनों ज्ञानों में कोई कमी रहती है
यानी अस्तित्व ज्ञान का पता नहीं रहता है, जीवन ज्ञान का पता नहीं रहता है और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का पता नहीं रहता है, तो विचार के आयाम में अधूरापन रहता है। और फिर यही अधूरापन जो है व्यवहार के आयाम में परिलक्षित होता है, जिसमें हम लोग परिवार संबंधों में ठीक से नहीं जी पाते और फिर परिवार के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें भी जीना ठीक से नहीं हो पाता है। अब यदि हम परिवार में देखते हैं तो परिवार में मूल रूप से तीन ही संबंध हैं, जिसमें माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है। माता पिता पोषण और संरक्षण के काम में जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो सब माता पिता की श्रेणी में आते हैं। हम लोग अपने परिवारों में बोलते भी हैं बड़े पापा, छोटे पापा, है ना, और पापा इस तरीके से बोलते हैं। जो पिताजी के भाई लोग हैं जो बड़े हैं उम्र में, उनको दादा बोलते हैं, या कुछ लोग बड़े पापा बोलते हैं ना, बड़े पिताजी बोलते हैं। वो जो छोटे होते हैं उनको चाचा जी बोलते हैं, वो भी पिता के रूप में ही रहते हैं। तो पिता पुत्र और माता पिता पुत्र पुत्री संबंध के रूप में एक संबंध होता है परिवार में। और इस संबंध का जो प्रयोजन है, यदि हम इस संबंध को समझने की कोशिश करते हैं तो इस संबंध का प्रयोजन होता है माता पिता अपने संतान का भरण पोषण करते हैं, शिक्षित दीक्षित करते हैं, उनको स्वावलंबी बनाते हैं, यानी उनका पोषण करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और उनको स्वावलंबी बनाते हैं। यदि माता पिता ऐसा कर पाते हैं, है ना, अपने संतान का पोषण कर पाते हैं, उनका संरक्षण कर पाते हैं और उनको संस्कारित कर पाते हैं, यानी सामाजिक बना पाते हैं और उनको स्वावलंबी बना पाते हैं, तो माता पिता में उत्सव रहता है। उनको अपने जीवन की सार्थकता स्पष्ट होती है। उनको लगता है कि वो इस कर्म क्षेत्र में सफल हुए या पारिवारिक जीवन में सफल हुए। इसके बाद दूसरा जो संबंध होता है वो भाई बहन संबंध होता है। भाई बहन जो है, परिवार में जो भाई बहन होते हैं वो एक दूसरे के विकास में और प्रगति में एक दूसरे के सहायक होते हैं और सहायक होते हुए वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यदि भाई भाई की मदद करता है, भाई बहन की मदद करता है, बहन भाई की मदद करती है, बहन बहन की मदद करती है, तो इस प्रकार से भाई बहन संबंध जो है परस्पर पूरकता के रूप में, परस्पर सहयोग के रूप में व्याख्यायित होता है। और इसका जो प्रयोजन है वो मूल रूप से जो प्रयोजन है वो विकास में, प्रगति में सहायक होना होता है। तीसरा जो संबंध है वो पति पत्नी संबंध है। पति पत्नी संबंध जो है वो परिवार में ही रहता है। पति पत्नी ही एक उम्र के बाद माता पिता बनते हैं। पति पत्नी संबंध जो है वो माता पिता के बीच का जो संबंध है उस रूप में बना रहता है और उसका जो प्रयोजन है वो मानव परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में है। पति पत्नी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि उनका एक मन हो गया, यानी एक मन और दो शरीर, इस रूप में यदि पति पत्नी सफल होते हैं तो उनको पति पत्नी संबंध को सफल माना जाता है। यदि पति पत्नी संबंध में दो मन होते हैं या कई मन होते हैं, है ना, कई मन का मतलब होता है मनमानी करते हैं दोनों, उस स्थिति में पति पत्नी संबंध में क्लेश आता है। क्लेश क्यों आता है? क्योंकि व्यवहार अलग अलग हो जाते हैं, विचार अलग अलग हो जाते हैं, लक्ष्य अलग अलग हो जाते हैं और व्यवसाय अलग अलग हो जाते हैं और क्रियाकलाप भी अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखने को मिल रहा है पति पत्नी संबंध में कि इंटर मैरिटल रिलेशनशिप भी बन जाती है, जो लड़ाई झगड़े, हिंसा, द्वेष और के रूप में भी देखने को मिलती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ज़्यादातर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके मूल में ये पति पत्नी संबंध में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या परिवार में जो इस प्रकार के सेक्सुअल क्राइम होते हैं वही हिंसा का रूप लेते हैं। और बहुत प्रकार से हम लोग ऐसा न्यूज़ में देखते ही हैं कि लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। इसका मतलब है कि परिवार में तीन संबंधों को हमको समझना है। एक माता पिता पुत्र पुत्री संबंध को समझना है,
यदि हम वैल्यू सिस्टम को समझते हैं। और ये वैल्यू सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई हिंदुओं का ही है, क्योंकि माता पिता पुत्र पुत्री संबंध सभी धर्मों में है, चाहे वो किसी भी फेथ को मानते हैं। उन सभी फेथों में माता पिता पुत्र पुत्री संबंध परिवार में रहता है, पति पत्नी संबंध रहता है, और इसके साथ साथ भाई बहन संबंध भी रहता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि परिवार में जीना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। जो लोग नॉन रिलीजियस लोग भी हैं, वो भी माता पिता तो होते ही हैं, तो माता पिता पुत्र पुत्री संबंध को निर्वाह करना ही होता है, पति पत्नी संबंध भी होता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि परिवारों का विघटन हुआ, उससे बड़े परिवार से छोटे परिवार बन गए, और कुछ एकल परिवार बन गए, और कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूप में टेम्परेरी फैमिलीशिप जो है वो देखने को मिल रही है दुनिया में। हमारे यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि जब डाइवोर्स होता है तो रीमैरिज का भी किसी किसी सोसाइटी में प्रोविज़न होता है, क्योंकि परिवार के बिना जीना बनता नहीं। आदमी अकेले में नहीं जी पाता है, उसको जीने में किसी न किसी का सहयोग चाहिए। क्यों चाहिए, प्रश्न उठता है, क्योंकि जो पूरा जीना है वो सह अस्तित्व विधि से ही होता है। एक व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं परिवार पूरी करता है, एक परिवार की सभी आवश्यकताएं समाज पूरी करता है। समाज अपना काम सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए विधि व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो राष्ट्र पूरी करता है। और एक राष्ट्र जो है पीसफुली रह सके, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबंधों की समझ जरूरी होती है, क्योंकि एक राष्ट्र की भी आवश्यकताएं दुनिया के सभी राष्ट्रों के सहयोग से ही पूरी हो पाती है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास है दुनिया के अलग अलग देशों में हुआ और सभी देशों की आवश्यकता बन गई। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी हमको समझना होता है। यदि हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इन पांचों स्तर पे संबंध को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे जीने में, यानी मानव के जीने में दुख होता है, तकलीफ होती है। और यदि हम किसी भी संबंध को समझने की कोशिश करते हैं तो ये पता लगता है उसकी जो बुनियाद है वो विश्वास है, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी संबंध जो है वो प्रमाणित नहीं होता है, या संबंध का पहचान ही नहीं होता है। यदि परस्परता में विश्वास नहीं है, अविश्वास है, उस स्थिति में उसको संबंध नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हर संबंध में विश्वास एक बहुत ज़रूरी वैल्यू है, मूल्य है। दूसरा जो मूल्य है, यदि परस्परता में, यानी चाहे वो माता पिता पुत्र पुत्री संबंध हो, पति पत्नी संबंध हो, भाई बहन संबंध हो, यदि परस्पर विश्वास के साथ सम्मान नहीं है, स्नेह नहीं है, तो भी जीना नहीं बनता है। जैसे माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में माता पिता स्नेह, ममता, वात्सल्य, विश्वास पूर्वक जो है अपने संतान का भरण पोषण, संरक्षण आदि करते हैं, उनको शिक्षित दीक्षित करते हैं। इसके बदले में यदि बच्चे माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं होता उनमें, गौरव नहीं होता है, माता पिता का जो योगदान होता है उनके विकास और जागृति में, यदि उसकी स्वीकृति का भाव नहीं होता है तो वो माता पिता को भी दुखी करता है, और ऐसे संतान भी दुखी ही रहते हैं। यदि उनमें ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं रहता है तो ग्रेटिट्यूड नहीं होगा तो उसके बदले में कृतज्ञता रहती है। कृतज्ञता का मतलब होता है कि हमको किसी से भी सहायता प्राप्त होती है, उस सहायता प्राप्ति को हम अस्वीकार करते हैं, अंदर ही अंदर। अस्वीकृति का जो भाव होता है वही कृतज्ञता का भाव है, और वो दुख देता है। क्योंकि यदि हम मानव संबंधों को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि मानव जो व्यवहारिक आयाम है मानव का, वो संबंधों का अंतर्जाल ही है ना। जैसे इंटरनेट है, उसी तरीके से मानव संबंधों में गुथा हुआ है, और जो लोग संबंध में जीना जानते हैं वो सुखपूर्वक जी पाते हैं,
जिनको संबंध में जीने की समझ नहीं होती है वो दुखी होते हैं। प्रकारांतर से हमारी जो शिक्षा परंपराएं हैं या जो शिक्षा है उसमें व्यवहार की शिक्षा की उपेक्षा हुई है, और इसीलिए संबंधों में जीने की समझ जो है, जो लोग विश्वविद्यालयीन या विद्यालयीन महाविद्यालयीन शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं उनमें भी संबंधों में जीने की समझ नहीं बन पाती है, और इसीलिए जीना दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। इसके बाद यदि हम लोग व्यक्ति परिवार से यदि हम आगे बढ़ते हैं, जिनको हम कह रहे हैं समाज, यदि हम समाज में देखते हैं तो समाज में 3 संबंध हमको स्पष्ट होते हैं। एक संबंध है जिसको हम गुरु शिष्य संबंध कह रहे हैं। गुरु का मतलब है, आज की भाषा में हम लोग उनको शिक्षक बोल सकते हैं। शिक्षक का मतलब है जो अपने विद्यार्थी में ज्ञान की प्रतिष्ठा करता है, जो अपने विद्यार्थियों में शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय करता है, जो अपने विद्यार्थियों में सह अस्तित्व की विचार को प्रतिष्ठित करता है, उसी को हम लोग शिक्षक कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं। तो गुरु शिष्य संबंध जो है एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो परिवार में नहीं होता है वो समाज में होता है, जिसको हम लोग गुरु शिष्य संबंध के रूप में पहचानते हैं। और जैसा मैंने कहा कि गुरु वही है जो विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान कर सकता है, और विद्यार्थी भी वही है जो गुरु के सामने अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करता है और अपने गुरु के प्रति जिज्ञासा पूर्वक अपनी प्रश्नों को रखता है, और गुरु के प्रति उसके मन में विश्वास और सम्मान और गौरव और कृतज्ञता जैसे मूल्यों को देखा जाता है। यदि गुरु और शिष्य के बीच में संबंध में मूल्य होते हैं, जैसे गुरु अपने विद्यार्थी को कुछ सिखाते हुए समझाते हुए, है ना, यदि वो प्रसन्न होता है तो प्रसन्न कब होगा, जब वो विद्यार्थी को अपने बच्चों के जैसा स्वीकार करेगा। क्योंकि गुरु का जो संबंध है केवल प्रश्नों के उत्तर देने तक सीमित नहीं होता है, गुरु जो है पिता की जगह पर भी होता है। इसीलिए पिता से एक स्टेप आगे है गुरु का संबंध, क्योंकि पिता भी अभिभावक है और गुरु भी अभिभावक के पद पर होता है। लेकिन जो गुरु होता है वो ज्ञान से प्रतिष्ठित करता है, वो व्यवसाय स्किल से, कौशल से प्रतिष्ठित करता है और शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय करता है, यानी संबंधों में शिष्टतापूर्वक कैसे जीना है इसको वो सिखाता है। यदि ये आपस में संबंध पूर्वक होता है तो जो शिक्षा है वो उत्सव पूर्वक होती है, और यदि इसमें संबंधहीनता होती है और व्यावसायिकता ऊपर आ जाती है, उस स्थिति में जो गुरु होता है उसमें भी असंतोष बना रहता है और विद्यार्थी में भी असंतोष बना रहता है। क्योंकि विद्यार्थी ऐसा मानते हैं या उनके अभिभावक ऐसा मानते हैं कि हम जो भी कुछ बच्चों को पढ़वा रहे हैं उसका हम कीमत देते हैं, पैसा देते हैं, और शिक्षक को हमेशा ये लगता रहता है कि वो जितना श्रम करता है उसका उतना पारिश्रमिक उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए असंतोष रहता है। लेकिन यदि गुरु ऐसा मानता है कि उसको विद्यार्थी के रूप में जो बच्चे मिले हैं वो उसके अपने बच्चे हैं और उनमें वो ज्ञान को प्रतिष्ठित करता है और उनमें संस्कार को प्रतिष्ठित करता है, उस स्थिति में गुरु शिष्य संबंध जो है वो दोनों के लिए उत्सव पूर्वक हो जाता है। फिर दूसरा जो संबंध है जो समाज में पहचानने में आता है वो है मित्र मित्र संबंध। मित्र मित्र संबंध की भी जो बुनियादी आवश्यकता है वो परस्पर विश्वास है, परस्पर सम्मान है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव है, एक दूसरे के विकास और जागृति में सहायक होना है। यदि ये मूल्य हैं, एक दूसरे के सहयोगी होना है, सहकारी होना है, सहभागी होना है, और उसके साथ विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है और गौरव भी है,
यदि ऐसा है तो मित्र संबंध उत्सव हो जाता है। और यदि इसके विपरीत है, जैसे यदि अविश्वास है तो मित्र संबंध नहीं है। यदि एक दूसरे से स्वार्थ साधने के लिए हम मित्रता करते हैं, वो मित्र संबंध नहीं है, मित्र संबंध का छलावा है, भ्रम है। यदि एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं तो मित्र संबंध नहीं है। यदि मित्रों के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप है वो स्वार्थ पर आधारित है तो वो मित्र संबंध नहीं है, वो मित्र संबंध का भ्रम है। तो मित्र संबंध एक ऐसा संबंध है जिससे हम पूरी मानव जाति के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मित्र संबंध जो है किसी सीमा में नहीं होता है। तो समाज में जो दूसरा संबंध है वो मित्र मित्र संबंध है, जिसको मैंने कहा कि उनमें इन मूल्यों की आवश्यकता होती है। और अगला जो संबंध है वो साथी सहयोगी संबंध होता है। साथी सहयोगी का मतलब होता है जैसे हम किसी शिक्षा संस्थान में काम करते हैं या किसी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, तो हमारे साथ जो काम करने वाले सहयोगी होते हैं, तो हम उनको कह रहे हैं कि वो साथी सहयोगी संबंध है। साथी का मतलब जो काम करवाता है और सहयोगी का मतलब जो काम करते हैं। जैसे सर्विस सेक्टर के जो भी लोग हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि वो सहयोगी हैं। तो साथी सहयोगी संबंध में यदि संबंध का फीलिंग होता है तभी सहयोगी को भी काम करते हुए अच्छा लगता है और वो आश्वस्त रहता है साथी के प्रति या स्वामी के प्रति। उसके मन में आश्वस्ति रहती है कि मेरे दुख तकलीफ में, मेरी कोई समस्या में जो साथी है या जो स्वामी है, आज की भाषा में जिसको मालिक कह रहे, ओनर है, वो हमारा साथ देगा। हमारे जो भी आर्थिक समस्याएं आएंगी या किसी भी प्रकार की समस्या आएगी उसका वो निदान करेगा, यानी अपना संरक्षणत्व देगा। यदि वो ऐसा करता है तो साथी को इस बात की आश्वस्ति रहती है, तभी वो ईमानदारी के साथ निश्चिंत भाव से काम करता है और काम करते हुए सुखी रहता है। यदि इन मूल्यों का अभाव रहता है तो साथी सहयोगी संबंध में दुख होता है। हमेशा सहयोगी को लगता है कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मेरा कम मूल्यांकन हो रहा है, और जो साथी है उसको ये लगता है कि जो सहयोगी हैं या जो लेबर है, दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि लेबर है, लेबर कहने में रिलेशनशिप का फीलिंग नहीं होता है, इसलिए सहयोगी शब्द हमने उपयोग किया है। तो उसको हमेशा यही लगता है कि लेबर जो है जितना पैसा हम देते हैं उससे कम काम करती है, और इसलिए वो ज़्यादा काम कराना चाहता है, और कई बार ज़्यादा काम कराने की सीमा शोषण तक चली जाती है, कहीं कहीं पर अपराध तक चली जाती है। और इसलिए साथी सहयोगी संबंध समाज में दुख का कारण बनता है, पीड़ा का कारण बनता है, कई बार विरोध और हिंसा का कारण भी बन जाता है। हम लोग इसको वैश्विक स्तर पे देखते ही हैं, और इसी पीड़ा की जो अभिव्यक्ति है वो मजदूर दिवस के रूप में भी हम लोग बनाते हैं। और ऐसा कम्युनिस्ट विचार ये कहता है कि मजदूरों का शोषण किया कुछ लोगों ने और उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया। तो इसलिए साथी सहयोगी संबंध को भी समझना जरूरी होता है। फिर इसके बाद सातवां संबंध है जिसमें हम लोग जिसको राष्ट्रीय स्तर पे पहचानते हैं, वो व्यवस्था संबंध होता है। समाज को गति देने के लिए कुछ प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे बिजली की, पानी की, ट्रांसपोर्टेशन की, है ना, आवश्यकताएं होती हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में आवश्यकता होती है, वस्तु विनिमय की आवश्यकता होती है। इसको राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग ऐसा कहते हैं कि वो विधि पूर्वक होती है, व्यवस्था पूर्वक होती है। उसकी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं की क्रियान्वयन करने के लिए विधि को विकसित करते हैं, और विधि के साथ एक व्यवस्थाएं बन जाती हैं जिसको हम लोग हेल्थ सिस्टम कह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कह रहे हैं, या सिक्योरिटी सिस्टम कह रहे हैं, या
सर्विस सेक्टर, सर्विस सिस्टम बोल रहे हैं, जैसे पानी की सप्लाई है ना, सिविक सिस्टम बोल रहे हैं, उसको व्यवस्था संबंध के रूप में हम लोग पहचानते हैं। तो व्यवस्था के साथ समाज का, परिवार का संबंध होता है। यदि व्यवस्था संबंध की हम लोग उपेक्षा करते हैं तो राष्ट्रीय जीवन में कियोस पैदा हो जाता है, अराजकता पैदा हो जाती है, अनियमितता पैदा हो जाती है, और नियम विरुद्ध, यदि समाज में कुछ लोग नियम को तोड़ के नियम विरुद्ध जीने का प्रयास करते हैं, वो दूसरे लोगों के लिए समस्या बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ट्रैफिक सिस्टम है, यदि कुछ लोग ट्रैफिक सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, दूसरों के लिए समस्या बन जाते हैं और खुद भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। 100 बार में कभी एक ना एक बार तो दुर्घटना का शिकार हो ही जाते हैं, 100 बार, 1000 बार, है ना, क्योंकि दुर्घटनाओं से बचने के लिए ही सिस्टम होता है। असुरक्षा से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था होती है ना, रोग से बचने के लिए स्वास्थ्य सिस्टम होता है। तो इन सब व्यवस्थाओं के साथ हमारा संबंध है। इन व्यवस्थाओं को यदि हम अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि हर संबंध अपनत्व का ही विस्तार होता है, तो इसीलिए इन संबंध को, व्यवस्था संबंध को पहचानने की आवश्यकता है। व्यवस्था का सम्मान करना हम सब लोगों के लिए अपरिहार्यता है। व्यवस्थाओं का, विधि का, नियम का अनुसरण करना, अनुकरण करना, उनका क्रियान्वयन में सहयोग करना, यही राष्ट्रीय जीवन है। और राष्ट्रीय जीवन भी बिना ह्यूमन वैल्यूज़ के, बिना मूल्यों के संभव नहीं है। और यदि मानव व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में संबंध को पहचान के मूल्यों के निर्वाह पूर्वक कर्तव्य दायित्व के साथ जीता है, तो हर स्तर पे जीवन में सुख व्याप्त हो जाता है। और यदि कहीं पर भी हम नियमों की उपेक्षा करते हैं, जैसे वर्तमान में हमने उत्पादन प्रणालियों में नियम विरुद्ध उत्पादन को प्रतिष्ठित कर लिया, प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके हमने उत्पादन प्रणालियों को प्रतिष्ठित किया। उसका परिणाम क्या हुआ? आज हमारे बाजार में जहर मुक्त खाद्यान्न नहीं है, जहर मुक्त सब्जियां नहीं है, जहर मुक्त दूध भी उपलब्ध नहीं है। और ये जो जहर मुक्त खाद्यान्न है या खाद्यान्न प्रणालियाँ हैं, इसने पूरे पब्लिक हेल्थ को, इंडिविजुअल हेल्थ को विषाक्त कर दिया है, और उसके कारण दिन प्रतिदिन नए नए प्रकार के रोग जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। इसका मतलब मानव को नियमों के साथ जीना जरूरी होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मानव के जीने के 4 आयाम हैं, जिनको हम लोग अनुभव का आयाम, विचार का आयाम, व्यवहार का आयाम, और चौथा जिसको व्यवसाय का आयाम कह रहे हैं। व्यवसाय के आयाम पे भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन व्यवहार के आयाम को मैंने समझाते हुए आपसे ये कहा कि व्यवहार के आयाम में मानव को व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इन 5 स्तरों पे जीना होता है। और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि हर इंडिविजुअल की इंडिविजुअल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, नेशनल और इंटरनेशनल लाइफ है। वो जहाँ तक भागीदारी करता है, वहाँ तक उसको संबंध को पहचान के संबंध में जीना होता है। और संबंध में जीने के लिए मूल्यों की पहचान सबसे पहले ज़रूरी है, और इसके साथ हर संबंध में कोई निश्चित कर्तव्य दायित्व होते हैं, उन निश्चित कर्तव्य दायित्व को पहचानना की आवश्यकता होती है। और परस्पर अपेक्षाएं होती हैं, जैसे माता पिता की बच्चों से अपेक्षा रहती है, बच्चों की माता पिता से रहती है, पत्नी की पति से रहती है, पति की पत्नी से रहती है, भाई बहन की आपस में अपेक्षाएं रहती हैं। और ये सारे संबंध परस्पर पूरकता पूर्वक ही हैं, क्योंकि यदि हम व्यवस्था को समझते हैं तो व्यवस्था उपयोगिता पूरकता विधि से ही स्पष्ट होती है। पूरकता का मतलब होता है कि मेरे परिवार के जीने में कोई चीज़ की कमी है और उसको समाज पूरा करता है। समाज को काम करने के लिए परिवार उन समाज की व्यवस्थाओं में भागीदारी करता है। इस प्रकार से परस्पर पूरकता होती है। जैसे राष्ट्र को विधि व्यवस्था देने का काम, समाज को विधि व्यवस्था देने का काम जो है वो राष्ट्र करता है। इसलिए हर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है विधि का दस्तावेज है, और यदि विधि को हम लोग समझते हैं, विधि पूर्वक समाज जीता है, तो बहुत प्रकार की समस्याओं से मुक्त रहता है और सामाजिक जीवन में एक उत्सव होता है और सामाजिक जीवन में प्रसन्नता पूर्वक जीना सुनिश्चित हो सकता है। इसी प्रकार से समाज जो है वो राष्ट्र की व्यवस्था में भागीदारी करता है, क्योंकि समाज के बिना राष्ट्र का अस्तित्व नहीं है। और इसी प्रकार से राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के बीच में भी परस्पर पूरकता, परस्पर सहयोग, सह अस्तित्व और परस्पर सहयोग का होना, एक दूसरे के प्रति विश्वास का होना ही अंतर्राष्ट्रीय जीवन को अपराध, शोषण और युद्ध से मुक्त कर सकता है, हिंसा से मुक्त कर सकता है। यदि राष्ट्रों की परस्परता में द्वेष है तो हिंसा अपरिहार्य है, हिंसा होगी ही। यदि राष्ट्रों के परस्परता में अविश्वास है तो बॉर्डर सिक्योरिटी में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हम लोग, है ना, उसका शिकार होते रहेंगे, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन लॉस होता है। यदि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखते हैं तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री युद्ध के इतिहास से भरी पड़ी है, और मानव ने बहुत बड़े बड़े युद्ध किए हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार का जो युद्ध है, जिसमें करोड़ों लोग जो है मारे गए थे, और अभी भी हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, दुनिया के किसी न किसी देश में युद्ध जैसी स्थिति है या युद्ध चल रहा है। और उसका मूल कारण है कि सह अस्तित्व के विचार की या सह अस्तित्व की भावना की कमी है, परस्पर विश्वास नहीं है, द्वेष है। और इन द्वेष के कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, अज्ञान से संबंधी कारण हो सकते हैं, ये सब कारण हो सकते हैं, और इनका निवारण ना हो पाने के कारण से अंतर्राष्ट्रीय जीवन में समस्या है। तो जो व्यवहार का आयाम है उसको नियंत्रित करने वाली जो है तीन वस्तुएं हैं, तीन वास्तविकताएं हैं, या तीन तत्व हैं, ऐसा भी बोल सकते। पहला है मूल्य, दूसरा है चरित्र, और तीसरा है नैतिकता। मूल्य का मतलब होता है कि जो संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा और प्रेम के रूप में होता है, इन्हीं को हम लोग मूल्य कह रहे हैं, क्योंकि इन मूल्यों के बिना कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए मूल्य एक बुनियादी आवश्यकता है किसी भी संबंध में जीने के लिए, और यदि संबंध में मूल्य होते हैं तभी हम संबंध में निश्चिंतता से जी पाते हैं। जैसे यदि रिलेशनशिप में विश्वास है तो हम निश्चिंत रहते हैं, हम भय से मुक्त रहते हैं। यदि अविश्वास है तो हम भयभीत रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। अविश्वास पीड़ा का कारण बनता है। और यदि हमारा परस्परता में विश्वास है, यानी संबंध में विश्वास है, तो हम निश्चिंत रहते हैं, भय से मुक्त रहते हैं, आशंका से मुक्त रहते हैं, और उत्सवित रहते हैं, मन में शांति रहती है। तो इसलिए मूल्यों को समझना एक अनिवार्यता है। तो मुझे लगता है कि आपके यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की जो शिक्षा है, उसमें मूल्यों की शिक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप जी नहीं सकते। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी वैभव को इकट्ठा कर लें, कितने भी ऊंचे पद में चले जाएं, यदि आपको विश्वास, सम्मान के साथ परिवार में जीना नहीं बनता है, तो आप समाज में जाके समस्या का कारण ही बनते हैं। जो लोग परिवार संबंधों में ठीक से जीना नहीं जानते हैं, वो समाज संबंधों में समस्या का कारण बनते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा। समाज संबंध व्यवस्था में भागीदारी के लिए होते हैं। व्यवस्था में भागीदारी मूल रूप से 5 आयामों में होती है। पहला आयाम है शिक्षा संस्कार, दूसरा है स्वास्थ्य संयम, तीसरा उत्पादन कार्य है, और चौथा विनिमय कोष है, और पांचवा न्याय सुरक्षा है। ये 5 प्रकार की जो समाज व्यवस्थाएं हैं, इसमें परिवार ही जाके भागीदारी करते हैं, या परिवार के सदस्य इसमें भागीदारी करते हैं। यदि परिवार के सदस्यों को परिवार में संबंधों में जीना नहीं आता है, वो समाज संबंध में जाके समस्या को पैदा करते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं। इसलिए जो भी लोग समस्या के रूप में पहचानने में आते हैं समाज में, वे वही लोग हैं जो परिवार में संबंध में नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि जो मूल रूप से जीने की जगह है वो परिवार ही है, जहाँ से संबंध में जीने की समझ और संबंध में जीने का संस्कार हम सब लोगों के अंदर आता है। और यदि ये समझ और संस्कार है तभी हम समाज व्यवस्था में पीसफुली पार्टिसिपेशन, है ना, शांतिपूर्ण सहभागिता कर पाते हैं। नहीं तो हम खुद समस्या बनते हैं और दूसरों के लिए समस्या का कारण बनते हैं। तो इसलिए समाज को जोड़ने के लिए, यानी परिवार संबंध के रूप में समाज बनता है। यदि परिवार के रूप में संबंध नहीं है तो समाज नहीं बनता। फिर हम किसी भय से, डंडे से नियंत्रित रहते हैं। तो इसलिए यदि समाज को बनाना है तो चरित्र को समझना होता है। चरित्र का मतलब है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसके रूप में चरित्र रहता है। क्योंकि परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा या पर द्वेष के साथ हम जो भी व्यवहार करते हैं वो चरित्रहीनता है। और यदि पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर द्वेष है, उस स्थिति में परिवारों का आपस में विश्वास नहीं बनेगा, आपस में स्नेह नहीं बनेगा, आपस में सम्मान नहीं होगा। और इसलिए ऐसे व्यक्ति जब भी समाज व्यवस्था में भागीदारी करेंगे वो समस्या का कारण बनेंगे, समाज को तोड़ने का कारण बनेंगे, दूसरों के लिए पीड़ा बनेंगे। स्वयं में तो पीड़ित हैं ही, स्वयं में पीड़ित रहते हुए दूसरे के लिए पीड़ा बनेंगे। ऐसा हम लोग पहचान सकते हैं। फिर तीसरी जो बात है जिसको हम लोग नैतिकता कहते हैं। नैतिकता का जो निर्धारण है वो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के स्तर पे ही हो पाता है। नैतिकता ही 3 नीतियों के रूप में उतरती है, जिसको हम लोग अर्थनीति, राज्य नीति और धर्म नीति कहते हैं। यहाँ धर्म नीति का संबंध इंस्टीट्यूशनल रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म नीति का मतलब होता है सदुपयोगात्मक नीति, राज्य नीति का मतलब होता है सुरक्षात्मक नीति, और अर्थनीति का मतलब होता है उत्पादन से संबंधित नीति। क्योंकि मानव में जो व्यवसाय का क्षेत्र है, जो व्यवसाय का आयाम है, जिसको प्राकृतिक क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें मानव अपना श्रम करके अर्थोपार्जन करता है, इस अर्थोपार्जन में 3 प्रकार की नीतियाँ क्रियाशील होती हैं। पहली उत्पादन की नीति है। यदि उत्पादन की नीति अनीतिपूर्वक उत्पादन होता है वो समाज में समस्या को पैदा करता है। जैसे अभी हम लोग प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके अनीतिपूर्ण उत्पादन करते हैं, और वह अनीतिपूर्ण उत्पादन ही जहर युक्त खाद्यान्न प्रणालियों को समाज में प्रतिष्ठित कर चुका है। आज स्थिति ये है कि हमको शुद्ध दूध भी उपलब्ध नहीं है। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो कीटनाशकों से मुक्त हो। यहाँ तक कि हमने मट्टी की जो उर्वरकता है, मट्टी में जो जैविक तत्व होता है, उसको भी हमने रसायन डाल के उसको ख़त्म कर दिया है। और इसके कारण से बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। और ये रासायनिक खादें जो हैं वो खाद्यान्न में अपने जगह बना लेती है, और शरीर को जो रसायनों की आवश्यकता नहीं है, जिन कीटनाशकों की शरीर में आवश्यकता नहीं है, वो रसायन और कीटनाशक शरीर में जाके शरीर के ऑर्डर को डिसऑर्डर में बदल देते हैं। वो पेंक्रियास को ख़राब करते हैं, वो लीवर को ख़राब करते हैं, वो किडनी को ख़राब करते हैं, वो इंटेस्टाइन को भी ख़राब कर देते हैं रसायन। मानव के अंदर जो पाचन क्षमता होती है, उस पाचन क्षमता का ह्रास हो जाता है। जो ग्लैंड सीक्रेशंस करती हैं वो ग्लैंड ठीक से सीक्रेशन नहीं करती हैं, और उसके कारण से शरीर में समस्या होती है, और कई बार ये समस्या कैंसरस हो जाती है। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे खाद्यान्न प्रणालियों में जहर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कैंसर बढ़ रहा है, लीवर फेल होने की घटनाएं बढ़ रही हैं, किडनी फेल होने की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं, पेंक्रियास जो है वो ख़राब होने से डायबिटीज़ बड़ी मात्रा में आ रही है। क्योंकि पेंक्रियास अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, उसका मूल कारण है कि शरीर में जहर आ रहा है। शरीर में ऐसे रसायन आ रहे हैं जिन रसायनों को पेंक्रियास पचा नहीं पाती है।
तो इसलिए पेंक्रियास जो है अपना फंक्शन कम करती है, उसके कारण से शरीर में शुगर बढ़ जाती, ग्लूकोज बढ़ जाती है, और आज डायबिटीज़ पूरी दुनिया में एक समस्या का कारण हो गई है। और लोग ये कह रहे हैं कि यदि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते हैं, यानी प्राकृतिक विधि से उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करके जहर मुक्त खाद्यान्न को हम लोग पैदा नहीं करते हैं, तो मानव जाति जो है वार से भी पहले नष्ट हो सकती है। क्योंकि इस प्रकार जिस गति के साथ में रोग बढ़ रहे हैं, उस गति के साथ में उनका ट्रीटमेंट नहीं आ पा रहा है। हम लोगों ने कोरोना में भी इस बात को देख लिया, और कैंसर अस्पतालों की संख्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, किडनी हॉस्पिटल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लीवर फेल होने की घटनाएं हो रही हैं। हम कितना भी ट्रांसप्लांट को डिज़ाइन कर लें, यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि हम लोग 3D प्रिंटर से किडनी भी बनाने का काम करने लगेंगे, लेकिन फिर भी उस जीवन को हम लोग सहज जीवन तो नहीं कह सकते, असहज जीवन ही होगा। और इसलिए उसका जो विकल्प यही समझ में आता है कि उत्पादन प्रणालियों को ऑर्गेनिक प्रणालियों के रूप में बदलना होगा, जहर मुक्त करना होगा, और रसायन खादों से मुक्त जो है खाद्यान्न को पैदा करना होगा। क्योंकि ये जो खाद्यान्न है, सब्जी है, दूध है, फल है, यही शरीर का पोषण करते हैं, और शरीर के पोषण के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्ध ना होने से शरीर जो है डिसऑर्डर में जाता है, रोगग्रस्त होता है, उसकी क्षमता का ह्रास होता है, उसके अंदर जितने भी प्रकार के सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम में समस्याएं पैदा होती हैं, और कई बार जैसा मैंने कहा कि ये कैंसरस भी होता है। इसलिए व्यवसाय आयाम को भी हमको समझने की ज़रूरत है, ये पूरे शिक्षा को समझने की ज़रूरत है, राष्ट्र को समझने की ज़रूरत है। जो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं उनको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अर्थनीति को प्राकृतिक नियमों के अनुकूल, अर्थनीति को प्राकृतिक विधि के अनुकूल या नियति के अनुकूल बनाना होगा। यदि ऐसा होता है तभी हम लोग स्वस्थ शरीर के साथ जो है वो जी सकते हैं, नहीं तो स्वस्थ शरीर नहीं होने की स्थिति में हम लोग समस्या का कारण बनेंगे। और जो भी हम इन समस्याओं के समाधान के लिए हम जो भी योजनाओं को लेके आते हैं वो फिर नई समस्याओं को जन्म देते हैं। प्रश्न है कि हम अस्पतालों की संख्या बढ़ाएं, दवाइयों के उत्पादन को बढ़ाएं, या अस्पताल मुक्त जीवन प्रणाली को विकसित करने का काम करें, और हमको कम से कम औषधियों को लेना पड़े, आहार ही औषधि बन जाए, इस प्रकार की जीवन शैली को हम अपनाएं। ये एक विचारणीय प्रश्न है दोस्तों। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। हमको बच्चों के बीच में इन सब मानसिकताओं को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, नहीं तो जिस प्रकार से हमारी जनरेशन तबाह हुई है, आगे वाली जनरेशन भी तबाह होती जाएगी। तो मैंने ये कहा कि जो उत्पादन का जो आयाम है, जिसको व्यवसाय का आयाम कह रहे हैं, व्यवसाय के आयाम में मानव प्रकृति के ऊपर श्रम करता है, और ये श्रम दोनों प्रकार से होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो। इसमें उसको उत्पादन की विधि प्रक्रिया प्रणाली को समझना होता है। तो विधि प्रक्रिया प्रणाली यदि प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक विधि के अनुकूल होती है ना, तब उत्पादन नीति या अर्थनीति जो है वो सुचारू रूप से काम करती है, और वो मानव के स्वास्थ्य में अपने योगदान को दे पाती है। दूसरी नीति होती है, हम जो भी कुछ उत्पादन करते हैं उसकी सदुपयोगिता की नीति। यदि हमको सदुपयोगिता नहीं आती है, उस स्थिति में भी जो हम उत्पादन में श्रम करते हैं उसका बड़ी मात्रा में वेस्टेज करते हैं। हम लोग दोस्तों देख ही रहे हैं कि हम लोग जिस प्रकार से उत्पादन की प्रचुरता में पहुंच गए। एक तो उत्पादन स्वयं में दोषयुक्त है, और इसके बावजूद भी हम उसका इतनी बड़ी संख्या में दुरुपयोग करते हैं कि उस दुरुपयोग के कारण से हमने अपने पब्लिक लाइफ को क्लेशित कर लिया है, प्रदूषित कर लिया है, दुखी कर लिया है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि ट्रांसपोर्ट को ही ले लेते हैं, जैसे आप में से कई लोगों के पास अपनी कार होगी, अपनी गाड़ी होगी,
लेकिन यदि आप इसमें विचार करें कि आप अपनी गाड़ी का कितना प्रतिशत यूटिलाइज करते हैं, तो उत्तर आता है कि 10-15%। कुछ लोगों का तो और भी कम होता है। मैक्सिमम यदि हम जाते हैं तो 25% यूटिलाइजेशन होता है, जबकि हम उसको 70, 80, 90% तक उसका यूटिलाइजेशन जो है हम कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता सदुपयोगिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी प्रकार के संसाधन हैं। मैं किसी किसी इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ जहाँ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके कॉन्फ्रेंस हॉल का यूटिलाइजेशन कितना है। तो कई बार किसी इंस्टीट्यूशन में 5% निकलता है, किसी में 10% निकलता है, कहीं 15% निकलता है, जबकि हम उसका यूटिलाइजेशन जो है 70, 80, 90% तक, 100% तक यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लासरूम का यूटिलाइजेशन करते हैं, लेकिन हम यूटिलाइजेशन को यानी सदुपयोगिता की प्रणालियों को या सदुपयोगिता की नीति को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसकी उपयोगिता को, तो इसलिए हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को विकसित करने की बजाय इंडिविजुअल जो है फैसिलिटी के रूप में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम प्रमोट करते हैं, और उसके कारण से हमारी सड़कें जो हैं भरी पड़ी हैं। चाहे वो मुंबई की सड़कें हों, पुणे की हों, जहाँ का आपका ये कॉलेज है, आप देख लीजिए सड़कें पूरी भरी हैं, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, घर में भी वाहन रखने के लिए जगह नहीं है। हर कॉलोनी के बाहर जो है गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और इतनी सारी गाड़ियों का हम लोग उपयोग करते हैं, उसके कारण से प्रदूषण पैदा करते हैं, सदुपयोगिता की समझ नहीं होने के कारण से। इसी प्रकार से हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, और पानी को वेस्ट करते हैं। उत्पादन की हुई जो वस्तुएं हैं वो भी वेस्ट आती हैं। मुझे ऐसा भी समाचार पत्रों में सुनने को मिल रहा है, या खबरों में इस बात को सुनने मिलता है कि एफसीआई के गोदामों में लाखों टन जो खाद्यान्न होता है वो हर साल सड़ जाता है, उसका हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग ये भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या सदुपयोग की नीति नहीं बना पा रहे हैं कि हमारे देश को आवश्यकता किस बात की है। क्या हम लोग गेहूं की आवश्यकता ना होने के बावजूद भी हम गेहूं का उत्पादन करके एफसीआई के गोदामों में भर के उसको सड़ाने के लिए छोड़ देते हैं, और जो दूसरे खाद्यान्न उसके बदले में जो हमको दूसरे खाद्यान्नों की आवश्यकता है, जैसे उदाहरण के लिए हमको दाल की आवश्यकता है, हम क्यों कनाडा से मंगा रहे हैं। हमको तेल की आवश्यकता है, हम क्यों मलेशिया से मंगा रहे हैं। उसका मूल कारण है कि हम लोग उत्पादन प्रणालियों को सदुपयोगिता विधि से सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, और हम इन चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन करते हैं जिन उत्पादन की इस देश को आवश्यकता नहीं है, और फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो सरकार उसको खरीद ले, और ख़रीदने के बाद गोदामों में रख के सड़ाती रहे। वो सड़ रहा है, लाखों टन जो है गेहूँ और सोयाबीन सड़ जाता है, क्योंकि हम लोग दाल का उत्पादन नहीं करते, तो हमको दाल कनाडा से आती है या मलेशिया से पाम ऑयल आता है। हम लोग चाहें तो अपने देश में एक स्वस्थ तेल प्रणाली को विकसित कर सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि मूंगफली का, सरसों का तेल है या तिली का तेल है। क्योंकि हमारे यहाँ मूंगफली, तिली और सरसों का उत्पादन कम है, और इसीलिए हमारा देश जो है वो पाम ऑयल के ऊपर मलेशिया पे निर्भर है। मलेशिया लाखों टन पाम ऑयल हमारे देश में भेजता है, और फिर हम लोग 90% पाम ऑयल में 10-20%, 30% जो है अपना मूंगफली और सरसों का तेल मिला के उसको बेच रहे हैं बाज़ार में। और पाम ऑयल जो है वो हेल्थ के दृष्टिकोण से उतना स्वास्थ्यप्रद नहीं है। तो कहीं ना कहीं सदुपयोगिता संबंधी जो नीतियाँ हैं उसकी समझ राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में ना होने के कारण से भी बहुत प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। और तीसरी प्रकार की जो नीति है जिसको मैंने कहा वो सुरक्षात्मक नीति है, उसको राज्य नीति कहते हैं। राज्य नीति का जो काम है वो केवल फिजिकल सिक्योरिटी का नहीं होता है। राज्य नीति का मतलब है वो संस्कृति की सुरक्षा करना, सभ्यता की सुरक्षा करना, है ना, आदमी की डिग्निटी की सुरक्षा करना, है ना, व्यक्ति की, और संस्थाओं की सुरक्षा करना, संस्थाओं में विधि की सुरक्षा करना,
व्यवस्था की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो जो सुरक्षात्मक नीति होती है वो कई बार केवल हम लोग सुरक्षा के काम को ऐसा मान लेते हैं कि सुरक्षा केवल बॉर्डर सिक्योरिटी ही सुरक्षा है, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ ये सारी सुरक्षाएं जरूरी हैं। संस्कृति का संरक्षण, सभ्यता का संरक्षण, विधि का संरक्षण, विधि की सुरक्षा और व्यवस्था की सुरक्षा। क्योंकि यदि सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है, शिक्षा संस्कार की सुरक्षा नहीं है, उत्पादन की हुई वस्तुओं की सुरक्षा नहीं है, यदि स्वास्थ्य संयम प्रणालियों की सुरक्षा नहीं है, उस स्थिति में भी समस्या पैदा होती है। इसीलिए ये तीनों नीति व्यवसाय के साथ जुड़ती हैं। अर्थनीति, सदुपयोगात्मक नीति के रूप में धर्म नीति और सुरक्षात्मक नीतियों के रूप में राज्य नीति। यदि इन तीनों नीतियों के रूप में इन तीनों नीतियों का आपस में तालमेल होता है और ये सह अस्तित्ववादी सिद्धांत से नियोजित होती हैं, तभी व्यवसाय का जो क्रिया है वो मानव जाति में सुख देने वाला हो जाता है। व्यवसाय क्रिया का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था समृद्धि। क्योंकि जैसे हम जीव संसार को देखते हैं, जीव संसार भी अपना पेट भर लेते हैं। आदमी के पास उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता है, मानव के पास उत्पादन करने की अतिरिक्त क्षमता है जो जीव संसार में नहीं है। खेती हम कर सकते हैं, इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं, है ना। और खेती करके हम लोग एक से अनेक कर सकते हैं। जैसे एक बीज से सैकड़ों बीज पैदा करते हैं, चाहे वो चावल का हो, चाहे गेहूं का हो, या दालों का हो। तो ये क्षमता हमारे अंदर है, फिर भी हम समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो सुरक्षा नीति है, सदुपयोगात्मक नीति है और जो अर्थ नीति है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। होना तो ये चाहिए था, क्योंकि हम जीव संसार से बहुत कम हैं संख्या में, और कम होने के बावजूद हमारे पास उत्पादन करने की अतिरिक्त क्षमता है। जीव संसार हमसे संख्या में ज़्यादा है और उनके पास उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो अपना पेट भर पा रहे हैं। और मानव समाज में या ह्यूमन सिविलाइजेशन में गरीबी मिलती है, भुखमरी मिलती है। ये कितनी दर्दनाक बात है कि कुदरत ने हमको उत्पादन की क्षमता से संपन्न किया है, लेकिन हम उत्पादन क्षमता से संपन्न होने के बावजूद भी हम मानव के रूप में गरीब हैं या भुखमरी का शिकार होते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वितरण प्रणाली दोष युक्त है। कहीं ना कहीं सदुपयोगात्मक और सुरक्षात्मक नीति जो है उसकी प्रतिष्ठा मानव जाति में, मानव परंपरा में नहीं हो पाई है। इसलिए व्यवसाय के क्षेत्र में बच्चों को हम लोग इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं और उसके सिस्टम को भी बता रहे हैं, और उसके कारण से हम उत्पादन को सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको सदुपयोगिता और सुरक्षा नहीं सिखा पा रहे हैं, और सदुपयोगिता सुरक्षा ना सिखा पाने के कारण से जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उनका उत्पादन कर रहे हैं, उनका विनिमय कर रहे हैं, और वही इस समय सभी प्रकार के पर्यावरणीय समस्याओं का कारण है। वही पारिस्थितिकी जो समस्याएं हैं उनका कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण है, मिनरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन का कारण है। ओजोन लेयर का जो संकट है वो मानव जाति के लिए बहुत ही भयानक संकट के रूप में है। ऐसा किसी एक रिलीजियस फेथ में ऐसा कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब सूर्य जो है 12 सूर्य एक साथ आ जाएंगे, 12 सूर्य जो है एक साथ उदय होंगे, तो इतना ताप जो है वो पृथ्वी पे आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी जो सूर्य है उसका जो अधिकांश ऊष्मा का भाग होता है ओजोन लेयर के कारण से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन यदि ये ओजोन लेयर जो है डैमेज होती है तो पृथ्वी पे ताप बढ़ता जाएगा, और इतना ताप बढ़ जाएगा जितना अभी ताप आता है उससे 12 सूर्यों के बराबर ताप जो है इस पृथ्वी पे आ जाएगा।
और यदि ऐसा ताप पृथ्वी पे आता है तो पृथ्वी जो है वो आग के गोले में बदल जाएगी, यानी सूर्य जैसी स्थिति पृथ्वी पर पैदा हो जाएगी। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे शरीर एक बॉडी है, वैसे ही पृथ्वी भी एक बॉडी है। शरीर एक निश्चित ताप में नियंत्रित रहता है ना, जिसको हम लोग सामान्य ताप कहते हैं। यदि ये ताप शरीर के अंदर बढ़ता है, जिसको बुखार कहते हैं, तो वैसे ही अभी जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे बुखारग्रस्त हो गई। बुखारग्रस्त हो गई यानी 2-3-4 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, वो 105 के बाद फिर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। 106 के ताप में तो डेथ हो जाती है यदि 106 डिग्री ताप होता है। उसी प्रकार से ये जो पृथ्वी में जो भी ऑर्डर है, चाहे वो आइस कैप के रूप में है या जो जिसको हम लोग शीत लहर कहते हैं या गर्म धाराएं कहते हैं, वो एक सिस्टम को क्रिएट करती हैं, एक एनवायरनमेंट को बनाती हैं और उस एनवायरनमेंट में ही मानव जीव संसार और वनस्पति जो है वो सरवाइव कर सकती है। यदि ये डिसऑर्डर बनता है यानी टेम्परेचर बढ़ता है, उस स्थिति में जो शरीर रूपी बॉडी है वो डिकम्पोज हो सकती है, डिसइंटीग्रेट हो सकती है, विघटित हो सकती है, धूल के बादल में बदल सकती है। क्योंकि जो आइस कैप हैं, यदि उनका बर्फ पिघल जाता है तो समुद्रों में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, और समुद्र में यदि पानी की मात्रा बढ़ती है, जल स्तर बढ़ता है, उस स्थिति में हमारे जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, जैसे वाशिंगटन है, शंघाई है, ऐसे या इंग्लैंड है, ये सब समुद्र के नीचे समा जाएंगे, है ना। जैसा हम लोग एक मिथक में सुनते हैं कि द्वारका समुद्र के नीचे समा गई। तो यदि हमने ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए उत्पादन प्रणालियों को ठीक नहीं किया, अपनी जीवन शैली को सुनिश्चित नहीं किया, उस स्थिति में ये धरती का जो आइस कैप है, जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि नॉर्वे, स्वीडन और कनाडा के जो नॉर्थ की तरफ जितने भी लेक थी, ग्लेशियर थे, वो धीरे धीरे लेक में बदल गए। ऐसा हम लोग हिमालय में भी देख रहे हैं कि हिमालय में जो बर्फ़ का पिघलना है वो क्रमशः बढ़ता जा रहा है हर साल। और इसके कारण से जो इस पृथ्वी का एनवायरनमेंट है, इस पृथ्वी में जो ऋतु का संतुलन है, ऋतु का असंतुलन में बदल रहा है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण से बहुत प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। आप सब लोग जो है शिक्षक हैं, आप इसको समझते होंगे, या जो भी विद्यार्थी हैं, आजकल सभी पढ़ते रहते हैं, तो वो इस बात को समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एल नीनो इफ़ेक्ट को पैदा करता है, और उसके कारण से जो आर्थिक अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं, क्योंकि हर प्रकार का उत्पादन एक निश्चित ताप और दाब में होता है। एक निश्चित वर्षा और शीत और हीट, ऊष्मा, इनके संतुलन में ही किसी भी वनस्पति का उत्पादन होता है। यदि ये असंतुलित होता है या अपनी जगह से कोई 300-400-500 किलोमीटर सरक जाता है, तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाती है। फिर यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर के डैमेज होने से भी बढ़ रही है, और दूसरा कार्बन परसेंटेज के बढ़ाने से भी बढ़ रही है। जैसे हम लोग अभी जो पेट्रोलियम का और कोयले का प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग जो है बिजली बनाने में कर रहे हैं, जिसको हम लोग थर्मल पावर कहते हैं, और पेट्रोलियम का उपयोग जो है बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं, कहीं कहीं बिजली बनाने में भी कर रहे हैं। इनसे निकलने वाला जो CO2 है, CO2 जो है वातावरण में बढ़ता जा रहा है। CO2 क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है। ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने के कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण को गर्म कर देती है, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से आइस कैप का एक समस्या है, क्लाइमेट चेंज के रूप में दूसरी समस्या है, स्किन कैंसर के रूप में तीसरी समस्या है, और
सैकड़ों प्रकार की समस्याएं एक चेन रिएक्शन के रूप में हम इसके कारण से देख सकते हैं। और यही CO2 जो है ओजोन लेयर के साथ, ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके ओजोन की परसेंटेज को कम करती है। कहीं पर वो HNO3 बनाती है, कहीं सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 जो है एसिड रेन के रूप में जो है वापस इस धरती पर आता है और धरती की उर्वरा क्षमता को भी नष्ट करता है और स्किन कैंसर का भी कारण होता है। जीव प्रजाति भी उसमें नष्ट होती है। हम लोग जानते ही हैं कि हम धीरे धीरे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की ओर जा रहे हैं और हमने बहुत प्रकार की प्रजातियों के जीने को नष्ट कर दिया है। उसका कारण क्या है? वही कि हम जो प्रकृति के नियम है, जो प्राकृतिक विधि है, जो प्रकृति के नियम और विधि के आधार पे उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित ना करना है और सदुपयोगिता और सुरक्षा की समझ ना होना है। जैसे हम लोग हवा से बिजली बना सकते हैं, जिसको विंड एनर्जी कह रहे हैं। सोलर एनर्जी से हम एनर्जी बना सकते हैं। हम लोग समुद्र की लहरों से बिजली बना सकते हैं। यहाँ तक कि नदी में बहने वाला जो जल है उसमें भी छोटी टरबाइन लगा के हम लोग कम से कम नदी के किनारे जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, उनकी बिजली की आवश्यकता को, जिसको अपन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, उसको तो हम पूरा कर ही सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि सरकारों का ध्यान जा रहा है, सोलर एनर्जी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी जो प्रवाह बल है, जो नदियों में बहने वाला जल है, उस प्रवाह बल को यदि हम टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो एक क्लीन एनर्जी होगी और वो बहुत सारी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएगी। हम लोग वाहनों में भी यही कर सकते हैं कि जो पेट्रोलियम के वाहन हैं उनका प्रयोग कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन ला सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन लाने से पूर्व हमको कम से कम क्लीन एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को प्रचुर मात्रा में पैदा करना पड़ेगा, जिसकी प्रचुर संभावनाएं हैं। ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं वो विंड एनर्जी के रूप में है, या प्रवाह बल के रूप में है, या समुद्र की लहरों से जल पैदा, या कहीं कहीं पर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है और हम अपनी ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है विद्यार्थियों को इस बात को भी समझाना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी गति वैसी ही है जैसा हम लोग कालिदास के बारे में सुना करते थे कि वो जिस डगाल में बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। हम लोग भी इस पृथ्वी को यदि सेफ नहीं कर पाते हैं और हम अपनी जीवन शैली को और उत्पादन प्रणालियों को यदि हम ठीक नहीं करते हैं तो हमारी गति भी वही है कि हम जिसमें बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। यानी हमारा दुर्घटनाग्रस्त होना और हमारी मृत्यु होना निश्चित है। यहाँ तक कि बहुत सारे नोबल लॉरिएट तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन ही समाप्त हो जाएगी। हम लोग जिस स्थिति में पहुंच गए हैं उसमें ऐसा खतरा पैदा हो गया है कि शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है इस धरती से समाप्त हो जाए। क्योंकि यदि हम विकास के क्रम को देखते हैं ना, तो हमको पता लगता है कि सबसे बड़ी मात्रा में तो पदार्थावस्था है, उससे थोड़ी काफ़ी कम मात्रा में वनस्पति है, फिर जीव संसार है, फिर मानव सबसे कम है और सबसे कमज़ोर है। मानव की तुलना में जीव संसार शारीरिक रूप से हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी वो सरवाइव करने में आदमी की तुलना में जीव संसार जो है वो प्रकृति में सरवाइव कर सकता है। इसी प्रकार से जो जीव संसार की तुलना में वनस्पतियों को सरवाइव करने की जो ताकत है वो ज़्यादा है। वो पदार्थ तो हमेशा बना ही रहता है, चाहे वो अति तप्त अवस्था में आ जाए, पृथ्वी सूर्य भी बन जाए तो भी पदार्थ का तो नाश नहीं होता है
और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि प्रकृति शाश्वत है। प्रकृति तो बनी रहती है, फिर ठंडी होगी पृथ्वी, फिर धीरे धीरे इसमें पर्यावरण का विकास होगा, वातावरण बनेगा, करोड़ों साल में फिर धीरे धीरे मानव आएगा, क्योंकि प्रकृति में विकास क्रम विकास है और मानव में जागृति क्रम जागृति है। तो मानव में जागृति क्या है? मानव में जागृति है नियम की समझ, मानव में जागृति है न्याय की समझ, मानव में जागृति है व्यवस्था की समझ, मानव में जागृति है नीतियों की समझ, मानव में जागृति है जिसको हम लोग कह रहे हैं सत्य की समझ, मानव में जागृति है सह अस्तित्व की समझ। यदि इन समझ को हम लोग विकसित करते हैं शिक्षा के माध्यम से, नियम न्याय धर्म सत्य को हम प्रतिष्ठित करते हैं मानव की मानसिकता में, अग्रिम पीढ़ी की मानसिकता में, और उस मानसिकता के आधार पे अपने व्यवहार को और अपने कार्य को सुनिश्चित करते हैं, तो हम इस पृथ्वी पे अनंत काल तक सुखपूर्वक जी सकते हैं। इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। यदि हम कहीं त्रुटि करते हैं, उस स्थिति में हमारा रोगग्रस्त होना, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होना, हिंसा शोषण अपराध से युक्त होना, और ऐसा होते हुए दुख पीड़ा कलह क्लेश युद्ध और हिंसा के रूप में जीते रहना ही हमारी नियति हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षक होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी है। ये जो भी मैंने आपके सामने अपने विचार रखे हैं, जो भी प्रतिपादन किया है, वह मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के आधार पर है, जिसको ए नागराज जी ने प्रस्तुत किया था। ए नागराज जी एक वेद मूर्ति परिवार से थे, उनके अंदर ये प्रश्न पैदा हुए और इस प्रश्न के समाधान के लिए उन्होंने अनुसंधान किया, और अनुसंधान करने के बाद उन्होंने अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन सह अस्तित्ववाद के रूप में, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में उसको प्रतिपादित किया है। नागराज जी ने कुछ बहुमूल्य किताबें लिखी हैं, उनमें से 4 किताबें तो दर्शन से संबंधित है, और उन्होंने दर्शन को रहस्य मुक्त विधि से लिखा है। तो उसमें एक किताब है दर्शन की, उसका नाम है मानव व्यवहार दर्शन। व्यवहार दर्शन का मतलब है मानव क्योंकि व्यवहार करता है, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में व्यवहार की निरंतरता है। न्यायपूर्ण व्यवहार कैसे हो सकता है, व्यक्ति से लेके 5वें स्तर पर न्याय कैसे हो सकता है, फिर व्यवसाय में न्याय कैसे हो सकता है, उत्पादन में न्याय कैसे हो सकता है, स्वास्थ्य संयम में न्याय कैसे हो सकता है, विनिमय प्रणालियों में न्याय कैसे हो सकता है, इस सब का प्रतिपादन उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन में किया है। फिर उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी जिसका नाम है मानव कर्म दर्शन। अभी हम लोग जिन भी कर्म प्रणालियों, कर्म के रूप में हम लोग जिन मान्यताओं से ग्रसित हैं, तो उन्होंने व्यवसाय कर्म और व्यवहार कर्म को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करते हुए इन कर्मों को कैसे हम लोग इस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं कि ये कर्म हमारे सुख का स्रोत हो जाएं, उसको उन्होंने कर्म दर्शन में अभिव्यक्त किया है, लिखा है। तीसरा उन्होंने दर्शन लिखा अनुभव दर्शन। अभी तक जो दर्शन है वो ज़्यादातर मिस्टिक फिलॉसफी है, रहस्यमयी फिलॉसफी है। श्रद्धेय नागराज जी ने जो अनुभव दर्शन लिखा है उसमें उन्होंने अस्तित्व की व्याख्या की है, और अस्तित्व को उन्होंने कहा कि जो व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु है, और ये जो व्यापक वस्तु और एक एक वस्तु के सह अस्तित्व में अस्तित्व है, और अस्तित्व में जो सह अस्तित्व है वही परम संबंध है। यही परम संबंध जो है वो मानव में संबंध की निरंतरता के रूप में परिलक्षित होता है। इसी संबंध पूर्वक जीना जो है मानव में व्यवस्था में जीना है या सह अस्तित्व में जीना है, और इसी को जीते हुए मानव समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व पूर्वक जी सकता है, और मानव का जीवन सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जो है अनंत काल तक इस पृथ्वी पर हो सकता है। इसको उन्होंने अनुभव दर्शन में लिखा है। और इसके बाद उन्होंने एक अभ्यास दर्शन लिखा है। जैसे हम लोग अभ्यास करते हैं, पढ़ने में अभ्यास करते हैं,
या हम कोई कौशल सीखते हैं उसमें अभ्यास करते हैं, तो उन्होंने एक मानव अभ्यास दर्शन लिखा है जिसमें विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास, चिंतनाभ्यास, विधानाभ्यास आदि को बताया है। और ये सारे दर्शन मानव के जीने से जुड़ते हैं। ये रहस्यवादी दर्शन नहीं है जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं या विरक्ति की ओर ले जाते हैं। ये वो दर्शन हैं जो मानव के जीने से जुड़ते हैं। एक प्रश्न मैं यहाँ देख रहा हूँ, जीवन में पैसे का कितना महत्व है या कितना महत्व देना चाहिए। नितिन जी का एक प्रश्न है। तो मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। फिर उन्होंने 3 शास्त्र लिखे। एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। दुर्भाग्य से अभी हमारा जो मनोविज्ञान है वो कामोन्नवादी मनोविज्ञान हो गया है। आप इसको इंटरनेट में देख सकते हैं, इसको आप पब्लिसिटी में देख सकते हैं, इसको आप जो जितने भी धारावाहिक सीरियल्स हैं उसमें देख सकते हैं, यहाँ तक शिक्षा में भी देख सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो कामोन्नवादी हो गया है। इसीलिए नागराज जी ने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान लिखा। दूसरा उन्होंने शास्त्र लिखा है व्यवहारवादी समाजशास्त्र, क्योंकि अभी जिसको व्यवहार हम लोग कह रहे हैं वो भोगोन्मादी हो गया है। हमारा जो व्यवहार है भोग के लिए है ना, भोगमय है। उसकी जगह नागराज जी कह रहे हैं कि व्यवहारवादी समाज की आवश्यकता है। व्यवहार की व्याख्या मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की थी। तीसरी जो पुस्तक उन्होंने लिखी है वो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है, क्योंकि अभी हम लोग जिस प्रकार का अर्थशास्त्र जो है हमने अपनाया हुआ है उसके कारण से हम इस धरती का शोषण कर रहे हैं और इस धरती में अपराध कर रहे हैं। तो अपराध मुक्त और शोषण मुक्त यदि आवर्तनशील का मतलब चक्रीय, मतलब हम जिन रिसोर्सेज से जो पैदा करते हैं उनको बनाए रखते हुए अपने उत्पादन प्रणाली को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसको आवर्तनशील अर्थशास्त्र कह रहे हैं उन्होंने। जो अभी लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है उसकी जगह उन्होंने लाभोन्माद की जगह आवर्तनशील अर्थशास्त्र को उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने 3 प्रकार के वाद लिखे हैं, उसमें से एक है व्यवहारात्मक जनवाद जो संघर्षात्मक जनवाद का विकल्प है। इसके बाद उन्होंने रहस्यात्मक आध्यात्मवाद के विकल्प के रूप में अनुभवात्मक आध्यात्मवाद लिखा है। और तीसरा उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विकल्प के रूप में समाधानात्मक भौतिकवाद लिखा है। और फिर मानवीय संविधान लिखा है। मुझे लगता है कि ये अनुसंधान जो है मानव जाति की पूंजी है और इसीलिए हम लोग इसको पढ़ के ये शिक्षा की वस्तु में इसको प्रतिष्ठित करने के अर्थ में हम आप सभी लोगों के बीच में संवाद करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी जो चर्चा है वो आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी। इसमें 1-2 प्रश्न आए हैं, उसमें से मैं पहले प्रश्न को लेता हूँ जिसमें ये पूछा गया है कि जीवन में पैसे का कितना महत्व है। तो अभी हम लोग जो भी अर्थोपार्जन करते हैं उस अर्थोपार्जन से जो भी हम पैसा अर्जित करते हैं, पैसे से हम वस्तु लाते हैं, खाने पीने की वस्तु, कपड़े आदि, मकान बनाते हैं या गाड़ी घोड़ा जो भी लाते हैं। इसका जो संबंध है वो शरीर के पोषण के साथ है या शरीर के संरक्षण के साथ है। तो जो पैसे के रूप में धन है, धन को भी मैं कहता हूँ कि वो अर्थ का एक हिस्सा है। अर्थ में 3 भाग होते हैं, एक है तन, दूसरा मन और तीसरा धन। जो धन है उसको हम लोग कहते हैं उत्पादित वस्तु के रूप में धन होता है। धन के विनिमय करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है जिसको आप पैसा कह रहे हैं। पैसा कोई धन नहीं है, पैसा मुद्रा है और मुद्रा का जो प्रयोजन है वो वस्तु विनिमय करना है। यदि वस्तु का उत्पादन ठीक से हो रहा है और वस्तु विनिमय करने के लिए वस्तु उपलब्ध है, उसी स्थिति में मानव जाति की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और वो आवश्यकता केवल शरीर के पोषण और संरक्षण के अर्थ में है। शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में हम आवश्यकता पूरी करते हैं तो हम अपने शरीर को बनाए रख सकते हैं, यानी शरीर को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन हम इससे जीना नहीं सीख सकते। जीना बिल्कुल अलग चीज़ है और जिंदा रहना अलग चीज़ है।
तो पैसे की जो भी भूमिका है वो शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए है, यानी शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए है। जबकि जो जीना है वो संबंधों में जीना होता है, जो विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा के साथ होता है, जो मूल्य चरित नैतिकता के साथ होता है, जो पैसे से नहीं आता है, सही समझ से आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया। फिर दूसरा पूछा है, किसी ने प्रश्न पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन फ्रॉम ऑफ लाइफ, पता नहीं, ह्यूमन लाइफ का पर्पस पूछा है। मानव के 4 ही लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है समाधान। समाधान होता है ज्ञान संपन्नता से। यदि ज्ञान संपन्न होते हैं तो हम समाधानित होते हैं। समाधानित का मतलब है अब मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं है, हर प्रश्न का मुझे उत्तर प्राप्त है। यदि मानव में प्रश्न बने रहते हैं तो मानसिक रूप से समस्या बनी रहती है। तो पहला लक्ष्य समाधान है। दूसरा लक्ष्य समृद्धि है। समृद्धि का जो पर्पस है वो मानव के शरीर की आवश्यकता पूर्ति करना है। तो समाधान वैचारिक आयाम को तृप्त करता है। जो समृद्धि है वो शरीर के पोषण संरक्षण को सुनिश्चित करती है, सुलभ बनाती है। इसके बाद तीसरा जो लक्ष्य है मानव का वो अभय है। अभय का मतलब है भय मुक्त होकर जीना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि परिवार में भी संबंधों में विश्वास नहीं होने से भय रहता है, परिवार के बीच में भी भय रहता है, समाज में भी भय रहता है, राष्ट्र के बीच में भी भय रहता है, समाज और राष्ट्र के बीच में भी भय रहता है। तो हर मानव जो है भय मुक्त होकर जीना चाहता है। इसलिए अभय कैसे आए इसको हमको समझना होगा, क्योंकि अभय भी मानव का लक्ष्य है, मानव के जीने का एक पर्पज है। और चौथा जो मानव लक्ष्य है वो सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व का मतलब होता है साथ साथ जीना, क्योंकि मानव अकेले नहीं जी सकता है। इसीलिए मानव परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के रूप में संस्थाओं को बनाता है। इसीलिए मानव में नैसर्गिक रूप से संबंध में जीने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए सह अस्तित्व भी मानव का लक्ष्य है। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व जो है वो मानव का लक्ष्य है। और जो जीवन का लक्ष्य है वो सुख, शांति, संतोष, आनंद है। हर मानव सुखी होना चाहता है, हर मानव शांति चाहता है, हर मानव संतोष चाहता है, हर मानव आनंद चाहता है। तो इस प्रकार से समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व सुनिश्चित होने से, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व सुनिश्चित होता है तो जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद होता है। और कोई प्रश्न है? मुझे लगता है कि सारे प्रश्न जो हैं वो मैंने किए। यदि और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो मेरा समय पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच सर। जी, किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिख लीजिए। तो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? मैं अपने अंतिम चरण में, तो आपका जो कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है, मैं उनके डायरेक्टर या प्रिंसिपल, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मूल रूप से संदीप काले सर का, जिन्होंने मेरे साथ कोऑर्डिनेशन किया और मुझे आपके कॉलेज ने अपना वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। हम लोग आगे फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन है सर अभी चैट बॉक्स में, काले सर का ही क्वेश्चन है। जी। ध्यान और विज्ञान में क्या अंतर है? ध्यान और विज्ञान। हाँ। ध्यान का मतलब होता है हम किसी भी काम को ध्यान पूर्वक करते हैं। जैसे पढ़ना ध्यान पूर्वक होता है, खेलना ध्यान पूर्वक होता है, बातचीत भी ध्यान पूर्वक होती है। हम जो भी वक्तव्य देते हैं वो ध्यान पूर्वक ही करते हैं। जिसको हम लोग विज्ञान कह रहे हैं आज की भाषा में, हम लोग तो विज्ञान को परंपरा में विशेष ज्ञान के रूप में मानते थे, है ना। विशेष ज्ञान का मतलब होता था जिसमें हम ब्रह्म को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। इन सबको जो ज्ञान था उसको विज्ञान कहते थे। इसलिए ये भी कहा गया कि ज्ञानम विज्ञान सहितम, जो ज्ञान है वो विज्ञान के साथ होता है, ऐसा वेदों में कहा गया। लेकिन जिसको हम लोग आज विज्ञान कह रहे हैं वो प्रकृति का क्रियावादी, कालवादी और परिणामवादी अध्ययन है। हम
विज्ञान में क्या करते हैं, क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और क्रिया कितने काल में पूरी होती है उसका अध्ययन करते हैं, और उन क्रियाओं के पूरा होने में या उनकी निरंतरता में जो परिणाम परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो क्रियावादी, कालवादी, परिणामवादी अध्ययन के रूप में विज्ञान है, और विज्ञान का जो प्रयोजन है वो मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए अर्थोपार्जन में ही उसका प्रयोजन पूरा होता है, जो शरीर के पोषण और संरक्षण से जुड़ता है। चाहे वो एग्रीकल्चर उत्पादन हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, उन दोनों में हमको क्रियाओं का अध्ययन करना पड़ता है, क्रिया की अवधि का अध्ययन करना पड़ता है। उस आवधिकता में, पीरियडिसिटी में वो क्रिया किस किस परिणाम को परिवर्तन करती हैं, उन्हीं में से हम लोग सिद्धांतों को निकालते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और फिर उनको जनरलाइज करते हैं, फिर उसको उद्योग में नियोजित करते हैं और उद्योग में नियोजित करके अपनी अपेक्षित वस्तु को पैदा करते हैं। अभी विज्ञान इस रूप में देखने को मिलता है। ठीक है संदीप जी, फिर और पूछेंगे? और कोई एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? Thank you so much, sir. So your session was very nice, interesting and informative also. आपने जो सर सनातन धर्म, उनकी परंपरा, जो उसकी विचारधारा है और उसका रिलेशन मॉडर्न एकेडमिक्स के साथ जो बताया वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और जो सर आपने मानव जीवन के जो 4 क्षेत्र बताए, दैट इज बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक, व्यवसायिक एंड आध्यात्मिक क्षेत्र, वो भी बहुत ही अच्छा था सर। और स्पेशली सर जो आपने एक्सप्लेन किया मानव जीवन के 4 आयाम, अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, वो भी बहुत ही अच्छा था सर। जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो आपने डिस्क्राइब की है, दैट इज रियली ऑसम सर। और मुझे 2 लाइनें बहुत ही अच्छी लगी, मेरा पर्सनल है सर। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, इट्स नॉट अ लाइबिलिटी। So life is in present moment, so we have to live in present, not in the past and the future. और सर जो आपने बोला था कि आहार ही औषधि बन जाए, इसको बंद कर दो। हाँ जी सर, नहीं। आहार ही औषधि बन जाए,